सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है बेगूसराय और इसी बेगूसराय का एक थाना पड़ता है तेघरा। तेघरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रानी टोल और इसी रानी टोल गांव का रहने वाला है दिलीप कुमार पाठक, जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास है। दिलीप की पत्नी का नाम है काजल उर्फ कंचन। कंचन जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। दरअसल दिलीप का सिर्फ एक ही बेटा है जो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जिसका नाम है अंश। अंश जिसकी उम्र है लगभग 10 साल के आसपास। दरअसल दिलीप जो कि मूल रूप से समस्तीपुर जिले का रहने वाला है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलिंग का जब काम करता है इसमें अपनी वो सारा जमा पूंजी लगा देता है और बिजनेस ठप हो जाता है, जिसकी वजह से दिलीप पैसों का मोहताज हो जाता है। इसीलिए दिलीप अपनी पत्नी और बेटे को अपने ससुराल रानी टोल भेज देता है और फिर इंतजार करने लगता है कि जब तक उसकी स्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक वो अपनी पत्नी और बच्चे को घर वापस नहीं लाएगा। इसीलिए बीच बीच में दिलीप कभी कभार अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए अक्सर अपने ससुराल रानी टोल भी आते जाते रहता है। दरअसल कुछ ही दिन पहले दिलीप जो अपने ससुराल पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए आया था, बात कर रहा हूं मैं 27 सितंबर के शाम के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल दिलीप अपनी बाइक लेकर के जब घर से निकलता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं चौरा बाजार जा रहा हूं बेटे के कॉपी खरीदने के लिए। लेकिन देर रात तक भी जब घर वापस नहीं आता है तो कंचन अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, पर अब दिलीप का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। रात्रि के लगभग 11 बज जाता है। 11 बजे तक भी दिलीप जब घर वापस नहीं आता है तो आखिरकार कंचन अपने ससुराल समस्तीपुर में अपने देवर विनीत के नंबर पर फ़ोन करती है और फिर उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारे भैया वहाँ पर तो नहीं गए हैं। इस पर विनीत अपनी भाभी को जवाब देता है कि नहीं, भैया यहाँ पर नहीं आए हैं। तब जाकर के कंचन अपने देवर विनीत से कहती है कि दरअसल तुम्हारे भैया शाम के करीब 6 बजे के आसपास बाइक लेकर के मार्केट में गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए हैं और मैं उनके नंबर पर फ़ोन कर रही हूँ तो नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। कंचन जब ये सारी बातें अपने देवर से बताती है तो इसे सुनने के बाद विनीत को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार भैया बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चले गए। इसीलिए विनीत खुद भी अपने बड़े भाई के नंबर पर फ़ोन करता है, पर अभी भी दिलीप का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी इसीलिए विनीत सोचता है कि इतनी रात को तो कुछ हो नहीं सकता है। जैसे तैसे करके पूरी रात गुजारता है और आखिरकार अगले दिन 28 नवंबर को सुबह सुबह ही अपने भाई के बारे में पता लगाने के लिए उसके ससुराल रानी टोल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब रानी टोल में पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि दरअसल रानी टोल के पास ही बूढ़ी गंडक नदी किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस बात की जानकारी जब विनीत को मालूम चलता है तो विनीत भी उस डेड बॉडी को देखने के लिए उस नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहां पे पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। विनीत जब जाकर के उस डेड बॉडी को देखता है तो वो डेड बॉडी औधे मुंह पड़ी हुई थी। विनीत जब उस डेड बॉडी को सीधा करता है तो देखने के बाद जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विनीत का ही बड़ा भाई दिलीप था। आखिरकार दिलीप की पहचान हो जाती है। उसके बाद से विनीत तुरंत ही अपनी भाभी के नंबर पर फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। इधर कंचन को जब मालूम चलता है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दिया है, उसके घर में कोहराम सा मच जाता है। उसके बाद से कंचन भी अपने बेटे को लेकर जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो अपने पति की डेड बॉडी से लिपट कर चीख चीख करके रोने लगती है। उसके बाद से इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दिलीप के गर्दन के पीछे साइड में किसी तेजधार हथियार को चलाया गया था। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहां पे पूजा की कुछ सामग्री भी पड़ी हुई थी, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद दिलीप यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आया होगा और जब अपने पूजा में मग्न होगा तभी कोई पीछे से आकर उसके गर्दन पे वार कर दिया होगा। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए तो भेज ही देती है, साथ ही साथ जो वहाँ पे पूजा की सामग्री पड़ी हुई थी उन सबको अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद से पुलिस दिलीप के भाई विनीत से सवाल करती है कि क्या दिलीप का
किसी के साथ कोई दुश्मनी था? इस पे विनीत पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मेरे भाई का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। दिलीप की पत्नी कंचन भी सेम यही जवाब पुलिस वालों को देती है। उसके बाद से पुलिस विनीत के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, पड़ोसियों से मालूम चला है कि दिलीप और उसकी पत्नी के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहा था। हालांकि पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल कर रही थी तो दिलीप की पत्नी कंचन को देख करके पुलिस को भी लग रहा था कि कंचन को अपने पति के मौत का थोड़ा भी गम नहीं है। खबरी जैसी इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, उसके बाद से पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए दिलीप के साथ साथ उसकी पत्नी कंचन के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कंचन के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसे देखने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल कंचन एक ही नंबर पे 1.5 महीनों के अंदर लगभग 1300 बार कॉल की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी लक्ष्मण कुमार पासवान के नाम पर रजिस्टर्ड है। लक्ष्मण जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो इसी तेघरा थाने के अंतर्गत रतगांव का रहने वाला है। पुलिस को जब लक्ष्मण का डिटेल्स मिल जाता है, उसके बाद से पुलिस अब लक्ष्मण के घर पे जाती है और फिर उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। पुलिस जब लक्ष्मण से दिलीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो लक्ष्मण भी पुलिस वालों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और आखिरकार अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, दिलीप की हत्या मैंने ही किया है, लेकिन दिलीप की हत्या करने के लिए खुद उसकी पत्नी कंचन नहीं मुझसे बोली थी। लक्ष्मण जब कंचन का नाम लेता है, उसके बाद से पुलिस अब लक्ष्मण के ही तहरीर पे कंचन के घर पे जाती है और कंचन को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस जब कंचन को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब कंचन थाने के अंदर लक्ष्मण को देखती है तो देखने के बाद तुरंत ही समझ जाती है कि सारा मामला ओपन हो चुका है। इसीलिए पुलिस जब कंचन से पूछताछ करती है तो कंचन भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन कंचन जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद कंचन के मायके वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल दिलीप, जो मूल रूप से समस्तीपुर जिला के भगवानपुर थाना के अंतर्गत बुढ़ीवन गांव का रहने वाला है। दिलीप के पिता का नाम है अनिल पाठक। दरअसल अनिल पाठक के टोटल 4 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा दिलीप ही है। दिलीप जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, उसके बाद से दिलीप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करता है। जब काम की शुरुआत करता है, शुरू में वो ठीक ठाक पैसा कमाता है और जब अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, घटना से करीब ठीक 12 साल पहले दिलीप की शादी रानी टोल की रहने वाली कंचन से हो जाती है। कंचन जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो शादी के ठीक 2 साल के बाद ही एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम अंश रखते हैं। लेकिन शादी के जैसे ही 10 साल का समय गुजरता है, दिलीप को अपने प्रॉपर्टी डीलिंग में इतना काफ़ी नुकसान होता है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। दरअसल दिलीप जो पैसों के मोहताज हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी माली हालत ख़राब हो जाती है, उसके बाद से कंचन भी अपने बेटे को लेकर के अपने मायके रानी टोल चली जाती है और फिर अपने मायके वालों के साथ ही रहने लगती है। हालांकि कंचन जब इस हालत में अपने पति को छोड़ करके मायके में चली जाती है तो दिलीप को भी बड़ा अजीब सा लगता है। दरअसल दिलीप सोचता है कि इस हालत में मेरी पत्नी को मेरा साथ देना चाहिए, खुद मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ करके चली गई। लेकिन कंचन जब अपने बेटे को लेकर अपने मायके में चली जाती है तो दिलीप भी सोचता है कि जब तक उसकी माली हालत ठीक नहीं हो जाती है तब तक अपनी पत्नी और बेटे को घर वापस नहीं लाएगा। इस बीच में अक्सर दिलीप अपने ससुराल जाकर के पत्नी और बेटे से मुलाकात करते रहता है। इधर कंचन जब अपने बेटे को लेकर के मायके में आ जाती है तो फिर अपने मायके के एक प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला भी करा देती है। अंश जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और वहाँ से पढ़कर जब अपने घर पे आता है, जो उसे होमवर्क मिलता है उसे सही तरीके से नहीं कर पाता है। हालांकि कंचन भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो अपने बेटे की मदद कर सके। इसीलिए कंचन अपने घर पे
एक होम ट्यूटर को रख लेती है जिसका नाम है लक्ष्मण कुमार पासवान। दरअसल उसके बाद से लक्ष्मण कंचन के घर पे जाता है और उसके घर पे ही उसके बेटे को ट्यूशन देने लगता है। लक्ष्मण जब भी कंचन के घर पे उसके बेटे को पढ़ाने के लिए जाता है तो उससे काफ़ी लाड प्यार भी करता है, जिसे देख करके कंचन को भी काफ़ी अच्छा लगता है। दरअसल लक्ष्मण जब कंचन के घर पे जाता है तो इतने बेहतर तरीके से पेश आता है कि कुछ ही महीनों के बाद आखिरकार वो भी घर के एक सदस्य की तरह बन जाता है। लेकिन एक दिन लक्ष्मण जब अंश को पढ़ाने के लिए उसके घर पे जाता है तो देखता है कि कंचन काफ़ी उदास है। लक्ष्मण जब इस बारे में कंचन से पूछताछ करता है तो कंचन भी अपनी सारी कहानी लक्ष्मण से बता देती है। दरअसल लक्ष्मण जब कंचन की सारी कहानी को सुनता है तो सुनने के बाद भावनाओं में बह जाता है। कंचन रोते हुए लक्ष्मण से कहती है कि क्या तुम मुझे भी किसी स्कूल में नौकरी दिलवा सकते हो। लक्ष्मण कंचन से वादा कर लेता है और फिर इलाके के ही एक नर्सरी स्कूल में उसे टीचर की नौकरी दिलवा देता है। कंचन को जब नौकरी मिल जाती है उसके बाद से अब कंचन भी लक्ष्मण के एहसानों तले दब जाती है, जिसकी वजह से लक्ष्मण और कंचन दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है आखिरकार 2 महीनों के बाद ही मंदिर में जाकर दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन कंचन जब लक्ष्मण से शादी करती है इस बात की जानकारी ना तो उसके मायके वालों को मालूम चलता है और ना ही उसके पति को। लेकिन तब तक कंचन का बेटा अंश भी 9 साल का हो चुका था और अच्छे बुरे की पहचान भी कर सकता था। दरअसल अपनी माँ और लक्ष्मण को जब एक दूसरे को करीब देखता है तो अंश को भी समझने में देर नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए अंश एक दिन ये सारी बातें अपने पापा को बता देता है। इधर दिलीप को जब मालूम चलता है, दिलीप जब अपने ससुराल में जाता है तो अपनी पत्नी से लक्ष्मण के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन कंचन भी अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि जो भी तुम्हें मालूम चला है सब झूठ है। दरअसल लक्ष्मण जो सिर्फ घर पे बेटे को पढ़ाने के लिए आता है और लक्ष्मण को परिवार वाले भी बेहतर तरीके से जानते हैं। उस दिन तो कंचन कैसे भी तिरिया चरित्र करके अपने पति को समझा तो लेती है, लेकिन बावजूद इसके दिलीप को अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। इधर कंचन भी लक्ष्मण के नंबर पर फ़ोन करके कह देती है कि जब तक मेरा पति घर पे है तब तक तुम बेटे को पढ़ाने के लिए मत आना। जिस वजह से लक्ष्मण भी अब कंचन के घर पे नहीं जाता है। लेकिन दिलीप जब अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है, इस वजह से कंचन और लक्ष्मण चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है आखिरकार दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते हैं। इसीलिए एक दिन कंचन लक्ष्मण के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि जब तक मेरा पति जिंदा है तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को मार दो। कंचन जब अपने ही पति को मारने के लिए लक्ष्मण से कहती है तो लक्ष्मण भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दिलीप को इस दुनिया से हटाने के लिए दोनों ही मिल करके एक बड़ी ही जबरदस्त तरीके से प्लान बनाते हैं। दरअसल दिलीप जो कंचन को पहले कभी देखा ही नहीं था, एक दिन कंचन अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो एक दिन मुझसे बता रहे थे कि अगर तुम ये पूजा करती हो तो इस पूजा से तुम्हारे घर की सारी परेशानियां ही दूर नहीं हो जाएगी, बल्कि घर में लक्ष्मी की बरसात भी होगी और जहाँ पे तुम पूजा करोगी पूजा पे ही तुम्हें 25,000 रुपया भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वो पूजा एक बार कर लीजिए। चूँकि दिलीप की भी इधर माली हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए दिलीप अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। उसके बाद से अपने षड्यंत्र के तहत ही कंचन एक दिन मार्केट में जाती है और मार्केट से एक तेजधार हथियार को खरीद कर लाती है और उस हथियार को दिलीप के बाइक के डिक्की में छिपा देती है और फिर अपने पूरे प्लान के बारे में लक्ष्मण से बता देती है। उसके बाद से लक्ष्मण भी एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। 27 नवंबर को शाम के करीब 5 बजे के आसपास दिलीप जब अपनी बाइक लेकर के बेटे के लिए कॉफ़ी खरीदने के लिए चौरा बाजार के लिए जब निकलता है, उसके बाद से कंचन भी लक्ष्मण के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि शिकार घर से निकल चुका है, तुरंत ही चौरा बाजार में जाओ और जाकर उससे मुलाकात करो। जब ये सारी बातें बता देती है उसके बाद से लक्ष्मण भी पंडित का रूप बना लेता है और जाकर के चौरा बाजार में
दिलीप से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि मैं वही पंडित हूँ जिसके बारे में तुम्हारी पत्नी ने बताई थी। जब अपना परिचय देता है उसके बाद से दिलीप भी लक्ष्मण की बातों में आ जाता है। लक्ष्मण उसी वक्त ही दिलीप से कहता है कि क्यों ना उस पूजा को आज ही कर लेते हैं। दिलीप इसके लिए भी तैयार हो जाता है। उसके बाद से लक्ष्मण दिलीप के ही बाइक पर बैठ करके उसे एक मार्केट में लेकर के जाता है और वहां से पूजा की सामग्री खरीदवा लेता है। सारा सामान खरीदने के बाद इसी रानी टोल के पास बूढ़ी गंडक नदी के किनारे लेकर के जाता है और कहता है कि पूजा करना शुरू करो। पूजा की जब शुरुआत होती है, सारी विधि विधान जब हो जाती है, उसके बाद से लक्ष्मण दिलीप से कहता है कि अपनी आंखें बंद करके लगभग 15 मिनट तक साधना करो। जैसे ही 15 मिनट के बाद तुम अपनी आंखें खोलोगे, 25,000 रुपया तुम्हें यहीं का यहीं मिल जाएगा। दिलीप भी लक्ष्मण की बात मान जाता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है उसके बाद से लक्ष्मण जा करके दिलीप की बाइक के डिक्की के अंदर से उस तेजधार हथियार को निकाल करके लाता है और उसी हथियार से दिलीप के गर्दन पे पीछे से वार कर देता है, जिसकी वजह से दिलीप की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दिलीप की जब मौत हो जाती है उसके बाद से लक्ष्मण दिलीप का मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। उस हथियार को अपने पास रखने के बाद दिलीप की ही बाइक लेकर के वहाँ से निकलता है और रास्ते में ही हथियार के साथ साथ उस मोबाइल को भी फेंक देता है और सीधे रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास कंचन के घर पे पहुंच जाता है। दरअसल कंचन भी, जो काफ़ी बेसब्री से लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मण जब कंचन के घर पे पहुंचता है तब तक कंचन के घर के सारे सदस्य गहरी नींद में सो चुके थे। कंचन लक्ष्मण को लेकर के सीधे अपने कमरे में जाती है और फिर अपने पति के मौत पे जश्न भी मनाती है। दरअसल कमरे के अंदर जब दोनों की हवस पूरी हो जाती है उसके बाद से उसी रात को लक्ष्मण वापस अपने घर चला जाता है। और लक्ष्मण जब अपने घर चला जाता है उसके बाद से कंचन भी नाटक करते हुए अपने देवर विनीत के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे झूठ बोलती है कि तुम्हारे भैया शाम के करीब 6 बजे के आसपास मार्केट गए थे पर अभी तक घर वापस नहीं आए हैं और उनका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। वाकई में कंचन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस कंचन के ही तहरीर पे लक्ष्मण को भी हिरासत में लेने के बाद दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल दिलीप का बेटा अंश जो अपने दादा दादी के साथ रह रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं?